हम लोगों ने पढ़ा है अर्धचालक डायोड में कि किस तरह से अर्धचालक डायोड को हम दृष्टकारी की तरह यूज़ करते हैं। दृष्टकारी बताया था कि जो धारा है, विद्युत धारा है, वो दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। डीसी धारा एक ही दिशा में बहती है और एसी धारा अपनी दिशा को बदलती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा। हमने दोनों धाराओं के बारे में पढ़ा भी है। ये एसी धारा का ग्राफ है। एसी धारा को हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, वो एक तरफ बहती है, दूसरी तरफ भी बहती है। लेकिन जो डीसी होती है वो एक ही तरफ बहती है। हमारी बहुत सारी मशीनें हैं जो डीसी पर ही काम करती हैं, मोबाइल है या टेलीविज़न्स हैं, और भी बहुत सारी मशीनें हमारी हैं जो डीसी पर काम करती हैं। तो उनके लिए डीसी चाहिए। अब हमको दिश धारा कहाँ से प्राप्त होगी? हमारे घरों में जो लाइन लगी हुई है सभी एसी की लाइनें हैं, इसलिए उस एसी की लाइन को डीसी में बदलने का वो दृष्टिकरण कहते हैं। यानी एसी को डीसी में बदलना, रेक्टिफिकेशन, दृष्टकारी। ये जो डायोड है ये दृष्टकारी का काम करता है, ये एसी को डीसी में बदलता है। अब एसी को डीसी में बदलने के लिए जो हमारी एसी है, ये एसी में ये पूर्ण तरंग है। एक तरफ गई करंट, फिर करंट शून्य हो गई, फिर दूसरी तरफ गई और फिर शून्य हो गई, तो इसका एक चक्र पूरा हो गया। ये एक चक्र पूरा हो गया, यानी इसको कहते हैं कि एक तरंग ये पूरी हुई। फिर एक तरफ गई, फिर दूसरी तरफ गई, फिर शून्य हो गई, एक तरंग पूरी हो गई। लेकिन जो हमारा डायोड है, कभी तो वो एक तरफ की धारा को ही डीसी में बदलता है और जो दूसरी तरफ की तरंग है वो हमको प्राप्त नहीं होती, उसको रोक देता है। उसको हम कहते हैं अर्ध तरंग दृष्टकारी। तो ये जो हमारा अर्धचालक डायोड है, ये अर्ध तरंग दृष्टकारी की तरह कैसे हम प्रयोग करते हैं? अर्ध तरंग दृष्टकारी की तरह प्रयोग करने के लिए पहली बात तो ये कि हमको कितने वोल्ट की डीसी चाहिए। 9 वोल्ट चाहिए, 2 वोल्ट चाहिए, 4 वोल्ट चाहिए, 3 वोल्ट चाहिए। उसके लिए हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के द्वारा हम 220 वोल्ट को और अपने चाहे हुए वोल्टेज में बदल सकते हैं। हम एक ट्रांसफार्मर लगाया, ये ट्रांसफार्मर उच्च वोल्ट को कम वोल्ट में, जितना वोल्ट हमें चाहिए उतने में ये परिवर्तित कर देता है। अब इसमें यह डायोड जुड़ा हुआ है, ये इसका P है, इसका N है, यानी इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। अब जब ये इसको, बल्कि ऐसा कहिए, इसको हम PN भी कह सकते हैं। ये हमारा P है, ये N है, ये संधि है PN की। अब जब इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है वो AC को AC में ही बदलता है, तो ये AC है, ये इनपुट है, निवेशी AC वोल्टेज है। ये यहाँ पर ये इनपुट है, निवेशी है। यहाँ पर जो वोल्टेज है निवेशी वोल्टेज या विभव, ये निवेशी विभव है, लेकिन ये AC है। अर्थात एक बार तो ये इस दिशा में बहेगी, एक बार ये दूसरी दिशा में बहेगी। जिस समय इसका P पॉजिटिव हो जाता है, अर्थात धारा इस दिशा में जाती है, इसको अग्र अभिनत मिलती है और अग्र अभिनत में डायोड में धारा का प्रवाह होता है। ये हमने पढ़ा इसके पहले। तो जब ये अग्र अभिनत हो जाएगा तो इसमें धारा बहेगी। धारा इस तरह से बहेगी, आधे चक्र में धारा इसमें बह जाएगी और उसके कारण से ये जो RL रेजिस्टेंस लगा है, इसके सिरों के बीच हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, निर्गत वोल्टेज हमको प्राप्त हो जाएगा। ये आउटपुट वोल्टेज हमको ये प्राप्त हो गया, ये आउटपुट वोल्टेज है। यहाँ पर हमको ये आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ इस रेजिस्टेंस के सिरों के बीच आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अगले आधे चक्र में जब ये AC अपनी दिशा बदल देगी, तो इस तरफ जब AC हो जाएगी तो इसका ये वाला सिरा प्लस हो जाएगा और ये वाला सिरा माइनस हो जाएगा। यानी ये रिवर्स बायस लग जाएगा इसमें, और रिवर्स बायस में हम जानते हैं कि धारा का प्रवाह नहीं होता, नगण्य होता है, यानी लगभग धारा नहीं के बराबर बहती है, अर्थात धारा का कोई भी प्रवाह नहीं होगा।
तो एक तरफ आधे चक्र में तो हमको धारा मिलती है, लेकिन अगले आधे चक्र में धारा हमको प्राप्त नहीं होती, फिर आधे चक्र में मिलेगी और अगले आधे में नहीं मिलेगी। इस प्रकार से जो हमारा अकेला एक डायोड है वो हमारे एसी वोल्टेज को यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय वोल्टेज में बदल देता है। ये एक दिशीय वोल्टेज है, एक दिशीय स्पंदित, एक दिशीय स्पंदित। स्पंदित का मतलब इसका मान स्थिर नहीं है, मान इसका बढ़ा घटा, फिर दूसरी दिशा में नहीं जाएगा, फिर थोड़े समय के बाद उसी दिशा में चलेगा, घटेगा, बढ़ेगा। इस स्पंदित का मतलब जो जिसका मान स्पंदित हो रहा हो, घट रहा हो, बढ़ रहा हो, इस तरह का स्पंदित मिलेगी। इंटरमिटेंट मिलेगी, बीच के समय अंतराल में हमको कुछ नहीं मिलेगा। जब धारा जो निवेशी विभव है, जब निवेशी विभव रिवर्स बायस होगा डायोड में, तो हमें यहाँ पर आउटपुट नहीं प्राप्त होगा, लेकिन जब वो अग्राभिनत होगा हमारा डायोड तो हमको आउटपुट प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा, फिर नहीं प्राप्त होगा, फिर प्राप्त होगा। इस प्रकार से रुक रुक के हमको एक दिशीय स्पंदित वोल्टेज प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार हमारा ये जो डायोड है वो आधी तरंग को डीसी में बदल देता है, एक दिशीय धारा में बदल देता है। इसीलिए इसे हम अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी का उपयोग भी बहुत जगह होता है, जैसे बैटरी चार्जर वगैरह में इसी प्रकार के दिष्टकारी का प्रयोग करते हैं। रुक रुक के बहेगी डीसी, लेकिन फिर भी बैटरी तो चार्ज होती रहेगी, थोड़ा समय लगेगा, बीच में नहीं मिलेगी, फिर मिलेगी तो पावर कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमको डीसी प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो हो गया अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में यह ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को घटाने का काम करता है। यहाँ भी हमको निवेशी एसी वोल्टेज ही मिलता है, यहाँ भी हमको एसी ही मिलता है, एसी निवेशी एसी विभव मिलता है। जब ये एसी है तो कभी इस तरफ जाएगी, कभी इस तरफ जाएगी। जब इस तरफ को प्रवाहित होगी तो इसको अग्राभिनत मिलेगा, इसके अंदर धारा का प्रवाह होगा, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच हमको आउटपुट या निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। जैसे धारा का अगला चक्र आया, धारा उल्टी दिशा में बहेगी, यह पॉजिटिव हो जाएगा, यह निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि धारा तब इधर से जाएगी और इसलिए तब इसके अंदर रिवर्स बायस हो जाएगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। इस तरह से रुक रुक के धारा का प्रवाह होता है, नहीं होता, फिर होता है, फिर नहीं होता, लेकिन जो भी धारा का प्रवाह होगा वो एक ही दिशा में होगा। यद्यपि वो शुद्ध डीसी नहीं होगी, स्पंदित होगी, लेकिन स्पंदित वोल्टेज एक ही दिशा में हमको प्राप्त होता रहेगा। तो ये तो हो गया अर्ध तरंग दिष्टकारी। लेकिन जो हमारी मशीनें हैं, जो हमारा जैसे मोबाइल वगैरह है, इसको जो चार्ज करते हैं, इसके लिए हमको जो दिष्टकारी का प्रयोग करते हैं, जो डीसी बनाने का काम करते हैं, वो पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर। उसमें आधी तरंग का नहीं बल्कि पूरी तरंग को हम डीसी में बदलने का काम करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में एक ट्रांसफार्मर का एक डायोड से काम नहीं चलता। इसके लिए हम कम से कम 2 डायोड का प्रयोग करते हैं, और ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे तो 4 डायोड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम कम से कम 2 डायोड का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस सर्किट को हम फिर से बनाते हैं। यह हमारा मेन ट्रांसफार्मर है। इसमें 2 कॉइल्स एक ही साथ लगी होती हैं। एक कॉइल ये है और फिर उतनी ही बड़ी एक कॉइल और भी लगी हुई है।
ये दो कॉइल लगी हुई हैं। इन दोनों कॉइलों में डायोड लगा रहता है। ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। ये जो बीच है दोनों डायोडों से कॉमन लाइन है, इसी में हमने वो रेजिस्टेंस लगाया जिसमें हम आउटपुट को लेंगे और फिर हमने इनको मिला दिया। ये यहाँ पर ही हमको आउटपुट मिलेगा। ये RL है। इस रेजिस्टेंस के सिरों के में हमको निर्गत वोल्टेज मिलेगा। निर्गत निर्गत वोल्टेज, यहां हमको निर्गत वोल्टेज मिलेगा। ये D1 और D2 और ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसकी दो कॉइल्स हैं। ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम वोल्टेज को कम करने के लिए, जितने वोल्टेज को हमको DC बनाना है उसमें बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। अब इससे जो हमारा ये पूर्ण तरंग दृश्यकारी या फुल वेव रेक्टिफायर है, ये किस तरह से काम करता है, हम इसको एक बार देखते हैं। इसने वोल्टेज को कम कर दिया क्योंकि इन कॉइलों में चक्रों की संख्या बराबर है, इसलिए दोनों के वोल्टेज बराबर हैं, लेकिन दोनों AC हैं। ये भी AC है और ये भी AC है, यानी इसके अंदर जो हमको प्राप्त होता है वो AC मिलती है, AC, और इसके अंदर भी जो प्राप्त होता है वो AC मिलती है। यहाँ भी AC है और यहाँ भी AC है। AC है, एक बार इसका ये सिरा धन हो जाएगा। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, जो दो कॉइल्स हैं, इसके मान लीजिए सिरे हैं। एक सिरा इसका A है, एक सिरा इसका B है और एक सिरा इसका C है। एक सिरा इसका C है। अगले पहले चक्र में, ये जो पहला चक्र है, तो इसमें जो A सिरा है वो धन हुआ। AC में एक बार एक सिरा धन होगा। जब A धन हो जाएगा तो जो डायोड D1 है ये अग्र अभिनत होगा, ये इसमें चालन होगा और धारा इस दिशा में बहेगी। धारा इधर से होके आएगी, क्योंकि इधर तो सर्किट पूरा नहीं है, इधर ऋण हो गया है और इसलिए धारा इधर से आएगी। ये धन हुआ, ये ऋण हुआ। इस तार के जो RL लगा है, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच हमको एक विभवांतर प्राप्त हो गया। ये विभवांतर हमें प्राप्त हो गया। ये D1 डायोड के कारण बहने वाली करंट के कारण से हमको वोल्टेज यहाँ पर मिला। अगले आधे चक्र में जब धारा दूसरी दिशा में बहेगी, ये अपनी दिशा को परिवर्तित करती है, तो ये सिरा धन हो जाएगा और ये सिरा ऋण हो जाएगी। B धन और ये ऋण, तो B के सापेक्ष C तो ऋण होगा ही। तो जब B धन हो जाएगा तो D2 अग्र अभिनत हो जाएगी। D1 में धारा का प्रवाह तो नहीं होगा क्योंकि ये पश्च अभिनत होगी, लेकिन D2 अग्र अभिनत होगी। इसमें धारा का प्रवाह होगा और धारा उसी दिशा में बहेगी। जिस दिशा में धारा D1 के कारण बहती है उसी दिशा में धारा D2 के कारण बहेगी और इसलिए उसी दिशा में RL के सिरों के बीच विभवांतर हमको प्राप्त हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये D1 के कारण है, ये D2 के कारण है, फिर ये D1 के कारण है और फिर ये D2 के कारण है।
इस प्रकार D1 और D2 बारी बारी से चालित होते रहते हैं, उनका चालन होता रहता है और एक ही दिशा में RL के सिरों के बीच एक दिशीय स्पंदित निर्गत वोल्टेज हमको प्राप्त होता है। एक दिशीय स्पंदित निर्गत वोल्टेज। तो इसकी क्रियाविधि को एक बार फिर समझें। ट्रांसफार्मर मेन के वोल्टेज को कम कर देता है। इसकी दो कॉइल हैं, दोनों कॉइलों में चक्रों की संख्या बराबर है, इसलिए उनके सिरों के बीच जो AC प्राप्त होगी वो उसका वोल्टेज भी बराबर होगा। यानी AC और BC के बीच चक्रों की संख्या बराबर होने के कारण उनके बीच का AC विभवांतर बराबर होगा। चूंकि इसमें AC विभवांतर है इसलिए AC के आधे चक्र में जो A है वो धन आवेशित हो जाएगा। जब A धन आवेशित होगा तो D1 का में अग्राभिनत होगी, क्योंकि धन आवेशित होगा तो ये सिरा धन होगा और जब इसका P धन होता है और N ऋण होता है तो यह अग्राभिनत होता है। तो D1 को अग्राभिनत प्राप्त होगी, इसका चालन होगा और इसमें धारा बहेगी। RL के सिरों के बीच दिखाए गए दिशा में हमको निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब A प्लस होगा उसी समय B माइनस हो जाएगा और D2 में कोई चालन नहीं होगा, केवल एक ही डायोड D1 में चालन होगा और हमको वोल्टेज D1 के कारण से प्राप्त होगा। अगले आधे चक्र में जब A निगेटिव हो जाएगा उसी समय B पॉजिटिव हो जाएगा, D2 को अग्राभिनति प्राप्त होगी और D2 में चालन होगा, D2 में धारा बहेगी। लेकिन ये धारा भी ठीक उसी दिशा में है जिस दिशा में D1 की धारा आ रही थी। D2 की धारा भी ऐसे घूम करके चली जाएगी। जैसे D1 की धारा घूम करके ऐसे जाती वैसे D2 की धारा भी इधर से आकर के इधर से चक्र पूरा करेंगी। तो लेकिन उस रेजिस्टेंस RL के सिरों के बीच उसी दिशा में वोल्टेज हमको प्राप्त होता है, उसी दिशा में। ये भी उसी दिशा में, ये भी उसी दिशा में। इस प्रकार से यहाँ विपरीत दिशाओं में जो वोल्टेज है वो D1 और D2 के द्वारा क्रमशः एक ही दिशा में प्राप्त हो जाता है। ये एक दिशीय है, एक ही दिशा में बह रही है, स्पंदित है, यानी ये इसका वोल्टेज बराबर नहीं है, ऊपर हुआ कम हुआ फिर ऊपर कम ज़्यादा होता हुआ स्पंद होता कंपन करता हुआ हमको ये निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। ये जो निर्गत वोल्टेज है चूँकि स्पंदित है तो बहुत जगह ये स्पंदित वोल्टेज हमारे काम में नहीं आता। इसको समान वोल्टेज बनाने के लिए इसमें फिल्टर का प्रयोग करते हैं, कंडेंसर लेकर के और रेजिस्टेंस लगा करके या इंडक्टर लगा करके और इसको हम शुद्ध डीसी में बदल देते हैं। यानी फिल्टर करने के बाद जो डीसी हमको प्राप्त होगी वो लगभग फिल्टर के बाद जो डीसी हमको प्राप्त होगी वो लगभग ऐसे प्राप्त हो जाएगी। इस तरह की डीसी हमको प्राप्त हो जाएगी फिल्टर करने के बाद। फिल्टर के बाद प्राप्त होने वाली डीसी ये निर्गत डीसी है। तो इस प्रकार से अर्धचालक डायोड एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। तो जो भी हमारे पास उपकरण होते हैं जो डीसी पर काम करते हैं उसमें इस तरह के डायोड लगे रहते हैं
जो एसी को डीसी में बदलते हैं, फिर फिल्टर उसको शुद्ध डीसी में परिवर्तित करता है और हमारे डीसी चलने वाली जो उपकरण है वो अच्छी तरह काम करते रहते हैं। बैटरी की चार्जिंग करते हैं हम डीसी से करते हैं, या हमारे मोबाइल की बैटरियां चार्ज होती रहती हैं, या और भी इस तरह की बहुत सारी मशीनें हैं जिनकी बैटरी को डीसी से हम चार्ज करते रहते हैं, क्योंकि बैटरी को तो डीसी से ही चार्ज करना रहता है। तो ये जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है, इस पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में हम इस तरह से एसी को डीसी में परिवर्तित कर देते हैं। और हम जानते हैं कि जो एसी होती है दोनों तरफ चलती है, उसका मान भी बदलता रहता है। यद्यपि जब इसको हम डीसी में बदलते हैं, इसका रेक्टिफिकेशन करते हैं, इसका दृष्टिकरण करते हैं, तो मान तो इसका बदलता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन दिशा इसकी एक ही हो जाती है, यानी ये एक दिशीय हो जाती है, यद्यपि ये स्पंदित रहती है। इसमें पूरी तरंग का हो गया, इसलिए इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जक सेल, जिसे हम एलईडी कहते हैं, आजकल एलईडी के बल्बों का इस्तेमाल हम अपने घरों में करते हैं। ये लाइट इमिटिंग डायोड ये हैं क्या? हम लोगों ने अभी सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ा है, और सेमीकंडक्टर डायोड में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक तरफ पी होता है, एक तरफ एन होता है, और इसमें अगर अभिनत लगा दें तो ठीक है। अगर अभिनत हम लगाते हैं तो इसके अंदर जो पी है, इसके अंदर होल्स हैं, और एन में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में चलते हैं और होल्स इस दिशा में चलते हैं। संधि पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स संयुक्त हो जाते हैं। जब इनकी संख्या अधिक हो जाती है, इनका कंसंट्रेशन अधिक होता है, तो ये संयुक्त होते हैं। जब ये संयुक्त होंगे तो इनकी जो ऊर्जा अलग होने में, इलेक्ट्रॉन को कोवैलेंट बॉन्ड से अलग होने में, या इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से निकलने में जितनी ऊर्जा की ज़रूरत थी, जब पुनः होल से संयोग कर लेगा तो फिर ये बैलेंस बैंड में चला जाएगा। अगर आप ये ऊर्जा स्तरों के बारे में जरा फिर से ध्यान दें तो यहाँ नीचे ये बैलेंस बैंड है, ये बैलेंस बैंड है, ये ऊर्जा अंतराल है, और ये कंडक्शन बैंड है। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंडक्शन बैंड में हैं। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं और बैलेंस बैंड में होल हैं। होल्स बैलेंस बैंड में होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस बैंड से ही निकल कर कंडक्शन बैंड में आते हैं। जहाँ से होल निकल जाएगा वो जगह खाली हो जाएगी, या कहिए कोवैलेंट टूट गया तो वहाँ खाली हो गया, या इसको अगर एनर्जी लेवल के आधार पर आप पढ़ें तो यहाँ पर ये होल्स हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। संधि पर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इनसे संयोग कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन होल से संयोग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में आ जाएंगे, और जो इतनी ऊर्जा इनके पास थी ये ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। इलेक्ट्रॉन जब इनमें आएंगे, यहाँ संयोग करेंगे तो इनकी ऊर्जा बाहर निकल जाएगी और ये फोटॉन के रूप में बाहर निकलेगी। ये है एलईडी का सिद्धांत। तो यहाँ पर हम जो एलईडी है, जो हमारे डायोड हैं, इनको अगर अभिनत लगाया, अगर अभिनत लगाने पर इनमें धारा बहती है। हम जानते हैं कि अगर अभिनत हमने लगाया, इसका ये डायग्राम बना हुआ है। इतना क्षेत्र ऐसा है जिसमें कोई भी धारा नहीं बहती, या बिल्कुल नगण्य धारा बहती है। ये अगर अभिनत बीएफ, ये जो बीएफ ने लगाया हुआ है, ये बीएफ पर
जैसे BF तक पहुंचेगा वोल्टेज, धारा का मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब धारा बहती है तो हम जानते हैं कि जो होल्स हैं वो P से N की ओर या जंक्शन की ओर और N भी जंक्शन की ओर आते हैं, यानी संधि की ओर होल भी जाते हैं, संधि की ओर इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं। और संधि पर जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो होल और इलेक्ट्रॉन आपस में संयुक्त हो जाते हैं। जब होल और इलेक्ट्रॉन संयुक्त होंगे तो इलेक्ट्रॉन को होल बनाते समय या बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते समय या सहसंयोजी बैंड के टूटते समय जो ऊर्जा की ज़रूरत पड़ी थी, अब वो पुनः उसी ऊर्जा को बाहर ये उत्सर्जित कर देगा और ये ऊर्जा फोटॉन के रूप में हमको बाहर प्राप्त होती है। ये एलईडी का ये सिद्धांत है। तो यहाँ पर जो फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो संधि पर संयुक्त हो जाते हैं और उनकी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। जो ऊर्जा निकलती है वो फोटॉन के रूप में, विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जो हमारा जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो ऊर्जा अंतराल है वो कम है। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, होल पैदा करता है, तो भी बहुत थोड़ी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जर्मेनियम के लिए 0.3, जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो ऊर्जा है, जब जर्मेनियम का यहाँ हम डायोड प्रयोग करेंगे और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा उसके फोटॉन की ऊर्जा तो इतनी ही होगी, क्योंकि यहाँ का जो ऊर्जा अंतराल है इतना ही है। और ये जो प्रकाश की तरंगें होती हैं ये बड़ी तरंगें हैं, ये इंफ्रारेड रीजन में आती हैं, लाल के ऊपर के रीजन में आती हैं, जो उनको आँख से दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए जो एलईडी से प्रकाश निकल रहा हो, दृश्य प्रकाश निकल रहा हो, जो हमारे घरों में प्रयोग होते हैं, उसके लिए हमें ऐसे पदार्थ का बना हुआ डायोड लेना चाहिए जिसका ईजी एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम हो। जहाँ पर एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जैसे गैलियम आर्सेनाइड वगैरह हैं, इनका जो प्रयोग करते हैं एलईडी, तो लगभग इतनी ऊर्जा का एनर्जी गैप है। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन होल संयोग होगा तो इतनी एनर्जी का फोटॉन निकलेगा और ये हमारे दृश्य प्रकाश क्षेत्र में आता है, हमको प्रकाश दिखाई पड़ता है। इस तरह से ये प्रकाश उत्सर्जक सेल काम करता है। तो प्रकाश उत्सर्जक सेल अग्र अभिनत में लगा हुआ डायोड है, जो जर्मेनियम में सिलिकॉन का नहीं बल्कि ऐसे पदार्थों का बनाया जाता है जैसे गैलियम आर्सेनाइड वगैरह है या गैलियम सल्फाइड वगैरह है, जिससे कि जिनके की जो ऊर्जा अंतराल है, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन, इलेक्ट्रॉन और होल को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन और होल के मिलने पर निकलने वाली ऊर्जा लगभग 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा का होगा तो जब भी इलेक्ट्रॉन होल संयुक्त होंगे तो उनकी जो ऊर्जा जिससे वो अलग हुए थे वो ऊर्जा उनकी रिलीज होगी, वो मुक्त होगी, और वो ऊर्जा प्रकाश के तरंगों के रूप में मुक्त होती है और वो विकिरण हमको प्राप्त होते हैं दृश्य प्रकाश के रूप में। तो ये तो हुआ कि एलईडी कैसे काम करता है। अगर ग्राफ में देखें तो ये वो क्षेत्र है जो शांत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन जैसे हम इस वोल्टेज पर पहुँचते हैं धारा का मान बढ़ता जाता है। धारा इसके अंदर बहुत अधिक नब है जिससे कि इसकी संधि नष्ट हो सके। धारा को नियंत्रित करने के लिए रेजिस्टेंस का हम प्रयोग करते हैं, जो धारा के मान को सीमित करने का काम करता है, लिमिट करने का काम करता है। ये लिमिटिंग प्रतिरोध है, लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस।
ये धारा को लिमिट करने का काम, धारा को नियंत्रित करने का काम करता है, जिसके कारण कि ज़्यादा धारा न प्रवाहित हो, जिससे कि संदेश नष्ट हो जाए। तो ये तो हो गया किस तरह से प्रकाश उत्सर्जक सेल कार्य करता है। एक बात और कि हम ये फिर बल्ब तो जो हमारे कन्वेंशनल बल्ब हमेशा से प्रयोग करते रहे, फिलामेंट वाले बल्बों का प्रयोग हम करते रहे, उसके तुलना में ये इसमें विशेषता क्या है इसकी, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं? तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इसकी दक्षता बहुत है। थोड़ी ऊर्जा लेते हैं लेकिन प्रकाश की जो एनर्जी है उनको बहुत ज़्यादा मिलती है। एक तो दक्षता इनकी बहुत है, दूसरा ये बहुत छोटे होते हैं बल्ब, बहुत बड़े नहीं होते, आकार में छोटे होते हैं। तीसरी विशेषता है कि इनकी लाइफ बहुत है, बहुत दिनों तक चलते हैं। जो सामान से बल्ब होते थे फिलामेंट वाले, वो ज़रा भी वोल्टेज कम ज़्यादा हुआ तो वो उड़ गए या वो फ्यूज हो जाते थे, इनमें वो ज़्यादा खतरा नहीं रहता। और चौथी विशेषता ये है कि इसमें ऊष्मा बहुत ही नेग्लेजिबल पैदा होती है। ऊष्मा का जो उत्सर्जन है वो नगण्य है, जबकि उसमें गर्मी बहुत पैदा होती थी। जहाँ पर वो बल्ब जलते थे वहाँ पर ऊष्मा भी बहुत हुआ करती थी। तो ये इन्हीं सब विशेषताओं के कारण हम LEDs का प्रयोग करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग करते हैं। और हम जानते हैं कि लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग हम कई जगह करते हैं। बहुत जगह जहाँ पर हमारे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं वहाँ पर इनका हम प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जो कैलकुलेटर्स हैं उनमें जो नंबर्स हैं वहाँ प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जगह है जहाँ हम इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। ये लाइट इमिटिंग डायोड हैं, प्रकाश निकालते ही हैं। तो और इतना ही नहीं है, किस रंग का प्रकाश की हमको ज़रूरत है, अलग अलग रंगों के प्रकाश के LEDs का हम प्रयोग करते हैं। लाल भी है, हरा भी है, अलग अलग रंग के प्रकाश, क्योंकि जो हम डायोड लेते हैं उसका जो EG है, एनर्जी गैप है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस रंग का प्रकाश वो सर्जित करेगा। हम सब जानते हैं कि अलग अलग रंगों के लिए जो फोटॉन की ऊर्जा होती है अलग अलग होती है। फोटॉन की ऊर्जा hν ये उनके आवृत्ति पर निर्भर करती है, ये तो कांस्टेंट है। और चूँकि प्रकाश के हर रंग के प्रकाश की आवृत्ति अलग है, इसलिए उनके फोटॉन की ऊर्जा भी अलग अलग होगी। और इसलिए अलग अलग ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो अलग अलग रंग का प्रकाश भी हमको प्राप्त होता रहेगा। तो बस अब तो इतना ही।